यस, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री की ओर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम 11th क्लास का जो आपका सिलेबस चल रहा है उसमें एक चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट, यानी जो उसके मूलभूत अवधारणाएं हैं। बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है मूलभूत अवधारणाएं। तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट्स को समझने से पहले हम जो टर्म्स हमारे सामने लिखे हुए हैं सबसे पहले उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो टर्म हमारा दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये जो ऑर्गेनिक टर्म है, ऑर्गेनिक जो शब्द यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आया है और उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हमारी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो ऑर्गेनिक जो वर्ड आया है वो आया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब एनी लिविंग बीइंग, जो जीवित है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जो भी जीवित है उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री का अगर मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो उसका जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। जब से केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई है, केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज इन्हेंस हुआ है, बढ़ने लगा है। तो पहले ये क्या समझा जाता था कि ये समझा जाता था कि कार्बन और उसके जो भी कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। उनका निर्माण जो है लिविंग बीइंग यानी जो जीवित प्राणी हैं या जीवित जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ही इनका निर्माण होता है। और ये कहा गया कि लिविंग बीइंग से बाहर यानी कि जीवित प्राणियों से बाहर इनका निर्माण संभव नहीं है। और लिविंग बीइंग का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से वो कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म शब्द आया है, चूँकि कार्बन और उसके कंपाउंड्स ये माना गया कि लिविंग बीइंग्स में ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, उनका निर्माण होता है, इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग बीइंग्स में ही बनते हैं और लिविंग बीइंग से बाहर उनका सिंथेसिस, उनका निर्माण नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म से जो शब्द आया है आपका ऑर्गेनिक शब्द आया है। अब देखिए, जब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं तो जनरली ये कहा जाता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहाँ भी कार्बन होगा वो सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हालांकि कार्बन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी इट्स नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण लिविंग बीइंग से बाहर भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में भी होती है। तो इसलिए और कुछ से कार्बन मोनोऑक्साइड है और जैसे साइनाइड है, ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं या कार्बनिक आयन से हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होती हैं और स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। तो अब देखिए, डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स से कार्बन और उसके यौगिक जिनका स्पेसिफिक उनकी गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस इसमें भी, जैसे मैंने आपको बताया, अपवाद यहाँ पर भी हैं। जो कार्बन वाले यौगिक हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो अब देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो बात आ रही है
तो वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ सोच पा रहे हैं तो जो लाइट वेव्स हमारी आंखों तक पहुंच रही है उसको नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने का काम, यानी तंत्रिका संवेदनाओं में इनको परिवर्तित करने का जो काम है वो कौन कर रहे हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहा है, यानी एक कार्बनिक यौगिक कर रहा है। हमारी आंखों के अंदर रेटिनेल नाम का एक यौगिक होता है और वही हमारी हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं या प्रकाश की जो वेव्स हैं उनको संवेदनाओं में परिवर्तित करने का काम कर रहा है। फिर ये संवेदनाएं न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे दिमाग में जाती हैं और हमारे दिमाग की जो सोचने की बात आती है तो वहाँ पे फिर से ये जो नर्व इम्पल्सेस या न्यूरॉन की जो संवेदनाएं हैं जो न्यूरॉन के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुँची हैं तो उनको दिमाग तक पहुँचाने का फिर से जो काम करता है वो भी एक ऑर्गेनिक न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ के अंदर। हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, कार्बनिक यौगिकों से बना हुआ है। डीएनए आपको पता है क्या होता है, जिनसे एक जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो गुण हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह से डीएनए के बाद आरएनए है, इसी तरह से प्रोटीन्स हैं जिससे हमारी बॉडी की टेक्सचर बनी हुई है, और लिपिड्स हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो देखिए ये सारे के सारे जो नाम मैंने लिए हैं अभी तक वो लिविंग बींग्स में यानी जीवित प्राणियों के अंदर ही इनका सिंथेसिस या इनका निर्माण होता है। तो टिल 1828 तक 1828 तक हालांकि बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने तो ये तक कह दिया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण के लिए एक वाइटल फोर्स काम करता है, यानी एक जैविक बल काम करता है, और उसी जैविक बल की वजह से ही ये सिर्फ जीवित प्राणियों में ही सिंथेसिस इनका किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं एफ वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया 1828 में 1828 के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, और उसके बाद तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच बन गई है, एक शाखा बन गई है। इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया था, NH4CnO, अमोनियम साइनेट बोला जाता है इसको। अगर अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो हालांकि हो सकता है ये बनाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन बना क्या, ये बना यूरिया का नाम आप सबने सुना होगा, खेतों में भी डालते हैं, रेत जिसको बोला जाता है, खाद जिसको बोला जाता है, यूरिया खाद। तो एफ वॉलर ने क्या किया 1828 के अंदर सबसे पहले अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। ये यूरिया का निर्माण हो गया यूँ कह सकते हैं हम, और दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसके बाद फिर जो अवधारणा थी, पहले से जो कंसेप्ट चली आ रही थी कि जो वाइटल फोर्स काम करता है, उसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया उसके सामने कि नहीं भाई साहब, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर इनका निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद तो देखिए फिर बार्टलोट ने मीथेन बना दिया, और पता नहीं लोगों ने क्या क्या बना दिया है आज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर डे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स का जो है वो सिंथेसिस किया जाता है आज लेबोरेटरी के अंदर। तो अब देखिए चूँकि इतने सारे कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए जा चुके हैं कि उनकी एक अलग शाखा आज हम पढ़ते हैं जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो कार्बनिक रसायन में देखिए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, सबसे मुख्य जो तत्व होता है वो होता है कार्बन। तो कार्बन क्या जानकारी लेने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले हम कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे। कार्बन हमें पता है, इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर अगर बात करेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 6
एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6 होता है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से अब अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक के अभिविन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होता है हमारे पास क्या होता है भाई? 2 और 4, यानी फर्स्ट आपका जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और द्वितीय जो कोष होता है, सेकंड जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसको फिर फर्दर हम इस तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास होता है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही उसकी वैलेंसी यानी उसकी संयोजकता निर्धारित करते हैं। संयोजकता का मतलब, वैलेंसी का मतलब द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर एटम इन इट्स कंपाउंड्स। एक कंपाउंड के अंदर एक परमाणु के द्वारा कितने बंध बनाए जाते हैं, वह संख्या उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के पास बाह्यतम कोष के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसी 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन दूसरे परमाणुओं के साथ, दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और 4 बंध बना सकता है ये। तो इस वजह से कार्बन की अगर वैलेंसी की बात करें, कार्बन की अगर संयोजकता की बात करें, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी, अगर आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। अभी तक की स्टडी यही कहती है कि 4 होती है। तो आपको यही याद रखना है बात की कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। तो अब देखिए ये कार्बन की एक और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है जिसको बोला जाता है कैटेनेशन। क्या बोला जाता है भाई? कैटेनेशन। तो कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी है वो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बना सकता है, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, और ऐसे करते करते एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और यही प्रॉपर्टी बोली जाती है कैटेनेशन। इसी को क्या कहा जाता है भाई? कैटेनेशन कहा जाता है। और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, इसी गुण की वजह से कार्बन के आज मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन के अंदर होती है। बाकी दूसरे एलिमेंट्स से सिलिकॉन वगैरह में या सल्फ़र वगैरह में भी, कुछ नाइट्रोजन के अंदर भी कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि कार्बन के अंदर पाई जाती है। तो कैटेनेशन, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड बनाने की बात हम कर रहे हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। और टेट्रावैलेंट, क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट एटम होता है कार्बन। तो चतुस्संयोजी, क्या बोलेंगे भाई? चतुस्संयोजी, यानी संयोजकता 4 है। तो अब देखिए कार्बन की कंपाउंड्स की अगर बात करें आगे हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर्स की, तो एक चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। हालांकि अभी तक यूट्यूब पे उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। अभी हम देखिए जो आपके आखिरी वाले 3 चैप्टर्स हैं उनको लेके चल रहे हैं थोड़ा सा एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से। बाकी हम बाद में सारे चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ाया गया कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है उसको हम कई तरह से डिस्कस करते हैं। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी थी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। और संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता है कि जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो एक कार्बन जो है, क्योंकि उसके पास 4 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 4 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। उसके बाद वीबीटी में एक और एडिशन जो किया गया था वो था हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन कंपाउंड्स का जो बॉन्ड एंगल है
वो सिंपल जो हमारे कक्षक होते हैं जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सिंपल ओवरलैपिंग से हम उसको सही से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट आई थी, संकरण की अवधारणा आई थी। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपको पता है कि दो तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। कौन कौन से? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बंध और दूसरा पाई बॉन्ड यानी पाई बंध। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात हमने की, जिसके अंदर हमने ये कहा कि अगर दो कक्षकों का हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, कौन सा भाई? हेड टू हेड, यानी इस तरह से अगर पी ऑर्बिटल्स या पी कक्षकों की बात करें तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है अगर दोनों कक्षक इस तरह से 180 डिग्री पर 180 डिग्री के कोण पे एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं भाई? अति व्यापन करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब अति व्यापन करते हैं। तो इस तरह से जो बंध बनता है उस बंध को कहते हैं सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। तो जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल या कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड का निर्माण करता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। जैसे अगर बात करें हम सिंपल मॉलिक्यूल की, जैसे हाइड्रोजन बनता है तो हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है, दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है और इस तरह से इसकी सारी जो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इसकी s ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फीयर होता है, गोले के जैसा होता है, तो कहीं से भी ओवरलैपिंग करे वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही कहा जाएगा उसको। इस वजह से एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है इस तरह से। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा कि कार्बन जो है वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग तरह के संकरण हमें दर्शाता है और अलग अलग तरह के संकरण के अंदर हम देखते हैं कि sp3 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है और sp संकरण होता है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम देखते हैं कि कार्बन के जो चारों बंध बनते हैं वो क्या बनते हैं? सिग्मा बंध बनते हैं। चारों बंध बनते हैं वो क्या बनते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जबकि अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर हम करें, sp या sp2 संकरण की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम सिग्मा बंध के साथ साथ कौन सा बंध देखते हैं? पाई बंध भी देखते हैं। अब पाई बंध क्या होता है? देखिए, पाई बंध का मतलब ये होता है, पाई बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर अति व्यापन करने वाले हमारे जो कक्षक हैं, ओवरलैपिंग करने वाले हमारे जो कक्षक हैं, वो इस तरह से देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग करें इस तरह से, यानी ये था हेड टू हेड 180 डिग्री पे, इस तरह से उनका ओवरलैपिंग का जो एंगल है। और एक होता है जैसे दो पी कक्षक हैं, एक ये कक्षक है एक ये कक्षक है, तो इस तरह से अगर वो ओवरलैपिंग करते हैं तो जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये उतनी प्रभावी ओवरलैपिंग नहीं होगी जितनी कि सिग्मा बंध वाली हुई है, तो इस तरह से बनने वाला जो बंध है उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड, पाई बंध। क्या बोला जाता है भाई? पाई बॉन्ड। जब हम स्ट्रक्चर बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए कार्बन के कंपाउंड्स की अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो, अगर कार्बन आपका sp3 हाइब्रिड है, sp3 संकरण है, तो स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फलकीय। कौन सी फलकीय? चतुष्फलकीय। अगर sp2 संकरण है तो बनती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतल संरचना बनती है। और अगर sp संकरण है तो बनती है आपकी लीनियर स्ट्रक्चर यानी रेखीय संरचना। तो इस तरह से कार्बन के अगर कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लेनर या लीनियर टाइप की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनती हैं। तो अगर अब बात करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर को हम दर्शाते कैसे हैं, यानी कि बात आएगी आगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स के रासायनिक सूत्र लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। देखिए वो सारे तरीके हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा हमने स्ट्रक्चर बॉन्डिंग वाले चैप्टर में एक
एक पढ़ा था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना में हम क्या दर्शाते हैं कि जो दो परमाणु आपस में अपने कक्षकों का अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और जो दोनों साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको उन दोनों परमाणुओं के मध्य हम दो डॉट लगा के दर्शाते हैं। यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, या यूँ कहें कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। ओके, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उनको दो डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। अब दो डॉट हमने देखा कि एक बंध बनने के लिए जनरली मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को जो बंध बनता है, उस बंध को हम एक लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमने यहाँ पे बनाया था, तो हाइड्रोजन का जो डॉट स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब एक बंध बना यहाँ पे, और उस बंध को हम इस तरह से दर्शाते हैं, यानी इसी को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो इसको एक रेखा, एक लाइन का मतलब क्या होता है, बंध होता है, डैश बोला जाएगा इसको। यानी एक डैश के द्वारा, बंध का मतलब एक डैश के द्वारा हम बंध को दर्शाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सामान्यतया। उसके बाद देखिए 2-4 टर्म्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक टर्म आता है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? अणु सूत्र बोला जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र का मतलब क्या होता है? ये वो फॉर्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड या अणु के अंदर उपस्थित टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कुल परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है जी? कुल परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। जैसे एक नाम हम सबने सुना है, ग्लूकोज। सुना है आपने ग्लूकोज? बच्चे सुना है? हाँ, ग्लूकोज सुना है ना। ग्लूकोन डी पीते रहते हो आप, एनर्जी बूस्टर। तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो उस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से लिखते हैं हम, C6H12O6। यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने ग्लूकोज का। क्या होता है? C6H12O6। ओके। इसी तरह से अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप लिखते हो CO2, है ना? क्या लिखते हो? CO2 लिखते हो। इसी तरह से बात करें अगर मीथेन की, तो क्या लिखते हो आप? CH4। इसी तरह से बात करोगे अगर आप इथेन की, तो क्या लिखते हो आप? C2H6। तो ये जितने भी आपको सूत्र दिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे हमें क्या बता रहे हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कितने परमाणु हैं कुल, और कितने प्रकार के परमाणु हैं कुल, वो बात हमें यहाँ से पता चल रही है। इसके अलावा हमें इस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर के बारे में या संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसे फॉर्मूला जो हमें उस यौगिक के अंदर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या बताते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र बोला जाता है। ओके। तो ये सारे अणु सूत्र हैं। यहाँ से आपको संरचना का कोई आइडिया नहीं होता है। अब देखिए इस संरचना, एक और शब्द आता है, ये तो हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक शब्द आएगा हमारे पास, एक टर्म आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जिसको मूलानुपाती सूत्र क्या बोलते हैं भाई? मूलानुपाती सूत्र। यानी किसी कंपाउंड के अंदर जो उपस्थित परमाणु हैं, एटम्स हैं, उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है, तो इन सबको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? C1H2 और O1। ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C1H2O1। यानी ये क्या है? इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट
क्या है ये भी, रेशियो को क्या बोलते हो, अनुपात। ओके, तो जो परमाणुओं का जो सिंपलेस्ट अनुपात होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, उसको बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। मीथेन का तो यही होगा, C1H4 ही होगा। इसी तरह से अगर इथेन का बात करें तो क्या हो जाएगा, C1H3। ये इसका क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, यानी एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो ये बात रही मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद देखिए 2-3 टर्म्स हमारे सामने और आएंगे फार्मूला राइटिंग, फार्मूला लिखने से संबंधित जो टर्म्स होते हैं वो होता है कि एक होता है कंप्लीट फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है भैया, कंप्लीट फार्मूला। कंप्लीट फार्मूले का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड के अंदर जितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, ध्यान दीजिए बात पे, जितने कोवेलेंट बॉन्ड, जितने सहसंयोजी बंध बने हुए हैं, अगर वो सारे के सारे हम फॉर्मूला के अंदर दर्शाते हैं, अगर जितने कोवेलेंट बॉन्ड उस कंपाउंड के अंदर बने हुए हैं वो सभी के सभी हम अगर फॉर्मूला में दर्शाते हैं तो उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला, यानी संपूर्ण रासायनिक सूत्र या संपूर्ण अणु सूत्र बोलेंगे उसको हम। ठीक है जी। जैसे अगर बात करें CH4 की यहाँ पे, तो CH4 में देखिए यहाँ से तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर हमें पता चला है, लेकिन इसी CH4 को अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो अब देखिए इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। सब कुछ दिख रहा है, आप 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ओके, तो ये CH4 जो है इस तरह से अगर हम दर्शाते हैं, जिसमें सारे हम डैश शो कर रहे हैं, यानी सारे बॉन्ड दर्शा रहे हैं, तो वो होता है एक कंप्लीट फॉर्मूला, संपूर्ण सूत्र। इसी तरह से अगर बात करें हम C2H6 के अंदर, जैसे C2H6 का फॉर्मूला अगर कंप्लीट बनाएंगे हम तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये कार्बन कार्बन बंध H H और ये H। तो अब ये देखिए संपूर्ण फॉर्मूला बन गया है। ठीक है जी। तो संपूर्ण फॉर्मूले का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सारे बंध हमें दिखाई देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संपूर्ण संरचना सूत्र। अब अगर इस कंप्लीट फॉर्मूले को अगर बात करें यहाँ पे, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इसको मैंने लिख दिया CH3 CH3। अब देखिए CH3 CH3, अब CH3 CH3 लिखने का मतलब मैंने इसको क्या कर दिया है, कंडेंस्ड कर दिया है, संघनित कर दिया है मैंने इसको। तो इस तरह से अगर हम कंप्लीट फॉर्मूला को उसके कुछ बंध या सारे बंध गायब कर दें तो उसको क्या बोला जाता है फिर, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी संघनित रासायनिक सूत्र। ओके, जैसे और अगर एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास है, मान लीजिए ये C और C, ये है हमारा क्या है भाई, ये प्रोपेन है। क्या है ये? प्रोपेन का कंप्लीट सूत्र है। क्या है ये? प्रोपेन का कंप्लीट फॉर्मूला है। अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा, देखिए मैंने कहा कुछ या सारे बंध अगर गायब कर दें, कुछ बंध हम रख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन कार्बन बंध को दर्शा दिया है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन वाले सारे बंध मैंने यहाँ पे गायब कर दिए हैं, CH3 सॉरी। ओके, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है, संपूर्ण सूत्र है। ठीक है भाई। जबकि ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर ये, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, C3H8, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए तीनों आपके सामने हैं यहाँ पे, कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला और तीसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
और फिर मोलिकुलर फार्मूला से आप एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हो, अगर उसका सिंपलेस्ट रेशियो कोई आ पाता है तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ऑर्गेनिक के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका फार्मूला, टेट्रावैलेंसी सारे कंपाउंड्स में होती ही है, ये ध्यान रखना है हमें। कार्बन का जो भी कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, हमेशा 4 होगी। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो हमने आज यहाँ पे सीखी हैं। आपकी बुक के अंदर देखिए बहुत सारे फार्मूला दिए हुए हैं। अब ये जो हमारे फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला या ये हमारा जो कंप्लीट फार्मूला है, उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है यहाँ पे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हाइड्रोजन रहता ही है साथ के अंदर। तो अगर उस हाइड्रोजन के साथ बने हुए सारे बंध को हम गायब कर दें, ओके, हाइड्रोजन के साथ बने हुए सारे बंध को गायब कर दें, तो जैसे ये है हमारा प्रोपेन, तो हमारे पास ये बना, ओके, कंडेंस्ड फार्मूला बना। अब इस कंडेंस्ड फार्मूले को भी और सिंप्लीफाई करने के लिए एक और नया फार्मूला बनाया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन दर्शाई जाती है। सारे परमाणु का जो सिंबल होता है, अगर उसको हम क्या कर दें, डाइमिनिश कर दें, गायब कर दें, तो हमारे पास और वो सारे जो लाइन है वो, क्योंकि सीधी खींचेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, वो लाइन बनाई जाती है जिग जैग, इस तरह से जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ओके। तो अगर इसको मैं लिखूं, ओके, तो उसको बोला जाता है लाइन जिग जैग फार्मूला, ये और ये। अब देखिए ये और ये दोनों सेम ही है, ये और ये सेम ही है, ओके। इसका मतलब आपको समझना क्या है यहाँ पे जिग जैग फार्मूला के अंदर, कि जिग जैग फार्मूला में जहाँ पे दो लाइन एक एंगल बनाती हैं, यानी दो लाइन अगर क्रॉस कर रही हैं किसी, या दो लाइन एक बिंदु पे मिल रही हैं, वो बिंदु आपको क्या मानना है, कार्बन मानना है और टेट्रावैलेंट ही मानना है। क्या मानना है, कार्बन मानना है और टेट्रावैलेंट यानी चतुस्संयोजी ही मानना है। तो यहाँ पे ये कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ पे अंडरस्टूड करने हैं हमें, हाइड्रोजन को ये मानना है कि वो यहाँ पे हैं। इस तरह का अगर एकल बंध है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए मानने पड़ेंगे हमें, 2 ही है। और इसके अलावा जो एंड है इस चेन का जो एंड है वो भी क्या होगा, हमेशा कार्बन होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, इसका मतलब 1 2 3। अगर मैं एक और इस तरह से लाइन बना दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। आगे एक और लाइन बनाएंगे तो पेंटेन बन जाएगा। तो इस तरह का जो फॉर्मूला होता है जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को जिग जैग फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोला जाता है जिग जैग फार्मूला। कौन सा फार्मूला, जिग जैग फार्मूला। इस तरह से बहुत आसान होता है जिग जैग फार्मूला बनाना, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। टेट्रावैलेंट करेंगे तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। जैसे इथीन है हमारा, इथीन को हम कैसे लिखते हैं भाई, इथीन को ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखिए कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसको हमें दर्शाना ही दर्शाना होता है जिगजैग फार्मूला। इसका हालांकि जिगजैग नहीं बन पाएगा अगर हमें ये लिखता हूँ इस तरह से। मैथमेटिक्स में तो इसको इक्वल टू बोला जाता है, बराबर बोला जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये क्या है, इथेन है, सॉरी इथीन है। क्या है ये, इथीन, ओके। इथेन नहीं है, इथेन तो आपका ये है CH3 वाला है ना, ये वाला। तो ये इथीन है। अब इथीन में आपको क्या समझना है कि ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, और इस पे देखिए 2 वैलेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये प्रोपीन है तो प्रोपीन में क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा CH3, ये क्या बचा फिर 3 तो वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, तो चौथा कौन है, हाइड्रोजन, यानी CH बना ये, और ये क्या है, CH2 है। तो इस तरह से जिगजैग फार्मूला जो बनाना होता है वो सबसे आसान फार्मूला होता है। जैसे आप बहुत सारे जिगजैग फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड अगर है, चक्रीय यौगिक है, ये वाला
तो देखिए ये क्या बन गया यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये हेक्सागोन, लेकिन केमिस्ट्री में ये क्या है, हेक्सेन है। क्या है ये, हेक्सेन। ओके, तो CH2 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 सारे के सारे क्या है, ये CH2 है। तो इस तरह से हम जिगजैग फार्मूला या लाइन फार्मूला के द्वारा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीके हमें बताए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।